एक इंग्लिश वर्ड बताइए जिसमें एक पर्टिकुलर लेटर जो है, मतलब 3 पर्टिकुलर लेटर डबल बार आए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर है कमेटी या ओकेजनली, जैसा कि उदिशा ने बताया, ऐसा वर्ड जिसमें 3 लेटर रिपीट हो रहे हों। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि आज के टॉपिक ही हैं टेनेसी विलियम्स, जिनका फर्स्ट नेम जो है उसमें 3 लेटर रिपीट हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो ये था कि इंडियन इंग्लिश राइटिंग में ट्रायो कौन से हैं। तो उसका आंसर है राजा राव, मुल्क राज आनंद और आर के नारायण। वो क्वेश्चन मैंने क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी हम टेनेसी विलियम्स की बात करते हैं तो हम ड्रामेटिस्ट ट्रायो के बारे में बात करते हैं। 20th सेंचुरी अमेरिकन लिटरेचर में एक ट्रायो बड़ा फेमस था ड्रामेटिस्ट का। उसमें यूजीन ओनेल और ऑर्थर मिरर के साथ तीसरा नाम आता है टेनेसी विलियम्स का। तो जब भी टेनेसी विलियम्स की बात होगी तो बाकी दो का नाम भी बार बार आएगा, उनके फेमस वर्क्स का नाम भी बार बार आएगा। बड़े फेमस राइटर्स हैं, इनसे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो जिस तरह से हमारे यहाँ नॉवेलिस्ट ट्रायो फेमस है, वैसे वो फेमस है वहाँ पर। इस तरह से चीज़ें अगर आप याद करते हैं तो थोड़ा आसान होता है, थोड़ा मज़ेदार हो जाता है याद रखना। एक क्वेश्चन और बताइए, हमारी राजधानी देश की पहले आपको मालूम होगा कोलकाता हुआ करती थी। कोलकाता से दिल्ली राजधानी कब बनी? सर। बहुत बढ़िया। 1911 में शायद बनी है। तो 1911 क्यों पूछा मैंने? इसका आइडिया नहीं है सर। पीडीएफ ओपन कर लीजिए, सब आइडिया मिल जाएगा। सर वो बर्थ ईयर है इनका। यस, टेनेसी विलियम्स, जिनका पूरा नाम था थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड, और उनका पेन नेम है टेनेसी विलियम्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि पेन नेम क्या होता है। व्हेन ए पर्सन एडॉप्ट्स अ नेम फॉर राइटिंग, दैट्स कॉल्ड पेन नेम। और कई राइटर्स जो हैं स्यूडोनिम अपनाते हैं, छद्म नाम, तो उसको स्यूडोनिम कहा जाता है। स्यूडो मतलब नकली। तो चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं। कंप्लीट नेम थॉमस लेनियर विलियम्स थर्ड, 1911 में पैदा हुए, 1983 में चले गए। एक फेमस अमेरिकन प्ले राइट और स्क्रीन राइटर हैं ये। तो केवल प्ले राइट लिखने से ऐसा मत समझिएगा कि इन्होंने केवल ड्रामा ही लिखे हैं। आप विकिपीडिया ओपन करिएगा और जब इनके वर्क की लिस्ट देखेंगे आप तो दंग रह जाएंगे। कोई जॉनरा छोड़े हुए नहीं दिखते ये। फिक्शन भी लिखा है, नॉन फिक्शन भी लिखा है, एसेज भी लिखे, मेमुआ भी लिखा, पोएट्री भी लिखी, प्लेस लिखा, उसमें 1 एक्ट प्ले भी लिखा, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी, नॉवेल भी लिखा। तो बड़े ही पॉलीमैथ टाइप के आदमी थे ये। पॉलीमैथ का मतलब वन हु इज हैविंग मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि टेनेसी विलियम्स की बात जब भी करेंगे जिनके नाम में एन में डबल एन, ई के बाद डबल एस और फिर ई के बाद डबल ई, TENNESSEE, टेनेसी विलियम्स। नॉर्मली हम लोगों ने विलियम नेम को फर्स्ट नेम में ही देखा है, इसलिए विलियम्स को जब हम लास्ट नेम के रूप में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ऑड लगता ज़रूर है, क्योंकि हमने तो विलियम शेक्सपियर या विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे लोगों को पढ़ा, जिसको हम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ बोल करके काम चला लेते हैं।
तो यहाँ टेनेसी विलियम्स को हम विलियम्स बोल करके काम चलाएंगे। तो जब भी इनकी बात करेंगे टेनेसी विलियम्स की, यूजिन ओनिल और आर्थर मिलर दोनों साथ में आएंगे। ये तीनों जो हैं 3 फोरमोस्ट प्लेराइट्स माने जाते हैं 20th सेंचुरी अमेरिकन ड्रामा की। इनके वर्क की बात करें, 1944 में एक वर्क आया द ग्लास मिनेग्री। इस ड्रामा ने इन्हें काफी फेमस कर दिया। इनिशियली ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, आगे बात करेंगे उसकी, बाद में उसको उन्होंने ड्रामा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा वर्क जो और फेमस हुआ, इट वॉज अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, 1947 में आया। उसके आगे ध्यान दीजिएगा, मैंने डैश करके P ब्रैकेट में 48 लिखा हुआ है। उसका मतलब इस वर्क के लिए उनको पुलित्जर मिला था 48 में, यानी 1 साल बाद। देन कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ 1955 में आया। इसके लिए भी पुलित्जर मिला था उनको, मतलब 2 ड्रामा के लिए पुलित्जर मिला था टेनेसी विलियम्स को, और इसमें ईयर मेंशन नहीं है, इसका मतलब सेम ईयर में मिला था। थर्ड फेमस वर्क दैट्स आल्सो ऑब्वियसली अ ड्रामा, स्वीट बर्ड ऑफ यूथ 1959। देन द नाइट ऑफ इगुआना 1961 में। तो ये सारे वर्क ज़्यादा फेमस हैं, उसमें से हम थोड़ी बात करेंगे स्ट्रीट कार नेम डिजायर और द ग्लास मिनेग्री की। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग लगी इनके बारे में, जब बात करेंगे टेनेसी विलियम्स की, इनकी जो पर्सनालिटी है, कभी टॉमस डिकेंसी की याद दिलाती है, कभी एसटी कॉलरिज की याद दिलाती है, तो कभी चार्ल्स लैम्ब की याद दिलाती है। रीज़न क्या है? एक समय ऐसा भी आया जब बहुत क्राइसिस में गुजर रहे थे ये। उस दौर में he started having drugs, alcohol, and ultimately went into depression. तो जब आप ड्रग की बात करते हैं तो आपको टॉमस डिकेंसी और कहीं ना कहीं ओपियम खाने के लिए जाने जाते हैं एसटी कॉलरिज भी, वी आर रिमेंबर्ड ऑफ दैम। चार्ल्स लैम्ब की बात मैंने क्यों की? As I told you already, Charles Lamb served his sister in his whole life because she was not mentally stable. The same happened with Williams. His sister also, got that mental disorder. She used to get some hallucinations. Hallucination क्या होता है? जब आपको बेकार की चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, ऑडिटरी विजुअल दोनों होता है। तो सच हेलुसिनेशन वॉज टेकिंग प्लेस। इनकी सिस्टर का नाम था रोज। रोज के साथ ये कंडीशन थी। स्थिति इतनी बिगड़ी दैट शी हैड टू बी institutionalized, means she had to send to institution for the treatment. तो शुरू में तो वो जनरल लोगों के साथ उनको रखना पड़ा, but when he started getting money out of royalty, he started spending that money on her, और एक प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कराया उनको। तो एक हिस्सा some percentage used to go for her treatment. और ये चलता रहा।
then obviously when a person has some that history in family, that ultimately disturbs the mental order of the person. He was not mentally disturbed, but yes, he got depressed and all. One more thing that we have to know about him, about his sexual inclination. Initially he started trying to have some relations with some women, but ultimately he got to realize that he was not made for women, so he accepted his homosexuality. So while having discussion in English literature, we must be aware of such facts when such things come into conversation, as when we have to talk of Whitman or that person Oscar Wilde or this Tennessee Williams. They were homosexuals. When a person has such a life, then it is very much obvious that the depiction of the same life repeatedly comes in writing, that we can very easily visualize while talking of Tennessee Williams and his works. His drama, A Streetcar Named Desire, is often numbered on short lists of the finest American plays of the 20th century. किसके साथ ये टक्कर में आता है? ये वर्क शॉर्टलिस्ट हुआ था, यूजीन ओनिल का वर्क था लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। यूजीन ओनिल का एक और फेमस वर्क है द हेयरी ऐप। जब कभी ओनिल को पढ़ेंगे आप तो थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे उन चीज़ों को। आर्थर मिलर का फेमस वर्क है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अगर आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो तो जानते होंगे दैट हाउ अ पर्सन हु वाज अ सेल्समैन ultimately had to commit suicide so that his family could get the benefit of the insurance, so that their life could be easier, could become easier. So Eugene O'Neill is known for Long Day's Journey into Night or The Hairy Ape. When you talk of Arthur Miller, one more work that is famous one is All My Sons by Arthur Miller. But here we are talking of Streetcar Named Desire, जो कि कंपटीशन में आता है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट बाय यूजिन ओनिल और डेथ ऑफ सेल्समैन बाय आर्थर मिलर। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इनके ज़्यादातर वर्क्स को जो है अल्टीमेटली सिनेमा में एडैप्ट कर लिया गया। इवन अगर हम बात करें स्ट्रीटकार नेम्ड डिज़ायर की, तो इस पर मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं उनका नाम आगे हम डिस्कस करेंगे। उनका एक जो है उनकी एक टिप्पणी है, उनका नाम है एलिया कज़ान। तो और इस तरह से आपको एलिया वैसे भी याद आएगा, एसेज ऑफ एलिया अगर आपको याद हो, चार्ल्स लैम्ब से जुड़े हुए एसेज। तो एलिया कज़ान ने ही स्ट्रीटकार नेम्ड डिज़ायर पर मूवी भी बनाई थी, काफ़ी हिट हुई थी मूवी वो। As I already told you that he also wrote short stories, poetry, essays and a volume of memoirs. पहले भी मैंने बताया है कि MEMOIR को मेमोआर न पढ़ के मेमोआ पढ़ा जाता है, मेमोआर्स। One more success that he got before his death, 4 years before his death, 1979 में he was inducted into the American Theatre Hall of Fame. बात अगर करें ग्लास मिनेगुरी की, जो कि पहला फेमस ड्रामा है उनका,
1944 में आया था। 1943 में एक शॉर्ट स्टोरी आई थी उनकी, पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल इन ग्लास। इसी शॉर्ट स्टोरी को उन्होंने एक प्ले का रूप दे दिया था एंड इट बिकेम अ मेमोरी प्ले। और यहाँ पर आपको एक और जॉनरा मिलता है, मेमोरी प्ले। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ा होगा आपने, मोरालिटी प्ले, मिरेकल प्ले, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ इंटरल्यूड सर। यस, इंटरल्यूड है, फार्स है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है, कॉमेडी ऑफ मैनर है, सैटिरिकल कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांस है। सो वी आर हैविंग अ मेमोरी प्ले हियर। और शायद अगर आप लोगों ने इनके बारे में पहले पढ़ा हो तो इस टर्म से अवगत होंगे, नहीं तो पहली बार सुन भी रहे होंगे। मेमोरी प्ले नाम से क्लियर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जॉनरा खुद उन्हीं का बनाया हुआ है, टेनेसी विलियम्स का खुद का बनाया हुआ, उन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कई बार, मेमोरी प्ले क्यों कहा इसको, इसमें क्या, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी प्ले? अ मेमोरी प्ले इज अ प्ले इन विच a lead character narrates the events of the play which are drawn from the character's memory। यानी इसमें कैरेक्टर, जो लीड कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट कह लीजिए, वो अपनी मेमोरी का यूज करके, यानी एक तरह से कह लीजिए कि वो फ्लैशबैक में जाता है, मेमोरी के थ्रू अपने फ्लैशबैक में जा करके वहां से स्टोरी को आगे बढ़ाता है। एंड दैट्स व्हाई सच प्लेज आर कंसिडर्ड टू बी मेमोरी प्ले। It was coined by him, टेनेसी विलियम्स himself। जब वो खुद बात कर रहे थे द ग्लास मिनेगरी की, तो उन्होंने ये टर्म यूज किया था उस पर्टिकुलर वर्क के लिए। जैसे क्या होता है तरीका लिखने का, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई पर्टिकुलर राइटर या नॉवलिस्ट या ड्रामाटिस्ट, व्हेन दे राइट समथिंग, तो कई बार वो अपने प्रोलॉग में काफ़ी बातें क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने देखा प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट में, लिरिकल बैलेट जो कलेक्शन था, एंथोलॉजी थी पोएट्री की, तो पोएम्स कैसी हैं, किस तरह की हैं, कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में प्रेफेस लिख दिया वर्ड्सवर्थ ने। इन सिमिलर मैनर वी हैव सम इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जब आप पढ़ेंगे, बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि एक एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो हम तुरंत उसको एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में क्यों रख देते हैं? क्योंकि ये खुद राइटर ने कहा है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ऐसा कई बार होता है, कुछ नॉवेल्स के साथ भी ऐसा होता है। आप देखेंगे वो नॉवेल्स के साथ सब टाइटल के रूप में ही कभी कभी रोमांस या ऐसा कुछ लिखा रह जाता है, जिससे पता चल जाता है कि एग्जैक्टली उसको आप किस तरह से देखना पसंद करेंगे या किस तरह से देखना उसको ज़रूरी है, और राइटर क्या चाहता है, किस पर्सपेक्टिव से उसको देखा जाए, समझा जाए। तो दिस इज हाउ दिस मेमोरी प्ले केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर बात कर रहा था मैं एलिया कज़ान की, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने स्वीट कंडेम्ड डिजायर को भी डायरेक्ट किया था। विलियम्स के बारे में क्या कहते हैं वो? Everything in his life is in his place, and everything in his place is in his life। बड़ी आसान सी बात है, होता ही है ज़्यादातर राइटर्स के साथ ऐसा, लेकिन यही बात कोई फेमस इंसान बोल दे तो वो कोटेशन बन जाता है। तो जो कुछ भी उनकी लाइफ में था वो उनके प्लेस में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, और उनकी लाइफ अगर आपको जाननी है तो उनके प्लेस को आप देख जाइए, पढ़ जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनकी लाइफ कैसी थी। By 1959 he had earned 2 Pulitzer Prizes, 3 New York Drama Critics Circle Awards,
3 डोनाल्डसन अवार्ड्स एंड अ टोनी अवार्ड। तो पुलित्जर के अलावा न्यूयॉर्क ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल्स अवार्ड भी मिला था, डोनाल्डसन अवार्ड्स भी मिला था, टोनी अवार्ड भी मिला था। पुलित्जर 2 वर्ग पर मिला, मैंने पहले बताया है उसके बारे में। और जैसा कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा विजिबल है उनके प्लेस में स्पेशली। तो उसमें भी जो कि पहले बात मैंने की थी रोज की, तो आप जान लीजिए, कैरेक्टर्स इन हिज प्लेज आर ऑफन सीन एज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। इसकी लिस्ट भी थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैंने जो मुझे ज़रूरी लगा वो निकाल करके मैंने यहाँ रखा हुआ है। जो कैरेक्टर्स है वो कहीं ना कहीं उनके फैमिली मेंबर से मिलते जुलते हैं। जैसे द ग्लास मिनेगरी की जो कैरेक्टर है उसका नाम है लॉरा विंगफील्ड, इज थॉट टू बी मॉडल्ड ऑन हिज सिस्टर रोज। तो लॉरा का जो कैरेक्टर है वो रोज पर आधारित माना जाता है। सम बायोग्राफर्स बिलीव दैट द कैरेक्टर ऑफ ब्लांच डुबोइस in A Streetcar Named Desire also is based on her, and that the mental deterioration of Blanche's character is inspired by Rose's mental health struggles. तो जो ये ब्लांच का कैरेक्टर है वो भी ऐसा लगता है कि रोज पर ही आधारित है, द वे वी सी हर मेंटल डिटोरिएशन। और अगर इसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करें तो विल डिस्कस दैट हाउ इन दैट पर्टिकुलर ड्रामा द कैरेक्टर ऑफ ब्लांच इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टोरी गोज लाइक दिस दैट शी आफ्टर लूजिंग सो मेनी थिंग्स इन हर लाइफ, she was actually expelled from a school where she was teaching as English teacher. She had some relationship with some premature student, so ultimately was expelled and had to lose her house even. So she decided to go to her younger sister, and younger sister was also married. So she goes there and she sees their way of living, how they are managing in 2-room flat. She started, criticizing them, how badly they were living. A kind of complex is there. See, कई बार क्या होता है जिंदगी में, ज़्यादातर इंसान जो डिप्रेशन में जाते हैं या जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, क्या रीज़न होता है? What I understand is that when you are face to face with a problem, but you don't want to confront that, you don't want to accept that. When you don't want to accept, a kind of rejection comes, and that ultimately disturbs you. So when you accept a problem, then the problem is half solved. The problem is that we don't accept it very easily. And some people, they never want to accept that. Any kind of change, any kind of problem, any kind of loss. If we start accepting, then I think such humiliation or such depression will not take place. So this Blanche,
she has lost many things but is not ready to accept it, and tries to go in the past, the way she was living, the kind of life she was having. But when she meets those people, that sister and sister-in-law, the way they were living, she does not accept that. Many a times she humiliates that sister-in-law, no, not sister-in-law, brother-in-law, sorry. And ultimately it so happened that due to her that kind of behavior, she traumatized herself, and it so happened that her sister had to go for delivery, and she remained alone at the apartment. So was found by that brother-in-law, and it is shown as if he was raping her. It was not very much clear from the text, but yes, and that she told to her sister, but the younger sister, she does not accept that fact. But yes, her mental order was again disturbed very severely. That was shown in that play. So this was all about A Streetcar Named Desire. We'll talk about that if possible. But yes, it's all for today. I hope in the next week we'll have some presentations of some people. So we'll go with that.